तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग जो है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर आ गया था और उसमें हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज जो हम लोग को उसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर कहने का मतलब है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फिजिक्स में 95 प्लस जो है स्कोर करे, तो उसके लिए जो है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसके साथ बने रहना है। फिर इसके बीच में या इसके बाद हम लोग जो है 2 मार्क्स का जो एक सीरीज चलेगा वो लेकर के आएंगे। फिर जो है 5 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर उसको लेकर के आएंगे। इसलिए इसके साथ बने रहना है, ठीक है। एक अच्छा स्कोर करने के लिए, ताकि आप जो है रिजल्ट के दिन एकदम चौड़े होकर के निकले, है ना। आपको वो गली नहीं ढूंढना पड़े जिस गली में कोई ना मिले, ठीक है। आप भी जो है चाहते हैं कि जैसे मान के चलो हर एक के नज़र में जो है मतलब सम्मान की नज़र से देखा जाए आपके रिजल्ट को, या आस पड़ोस में जो है आपके रिजल्ट का चर्चा हो। तो अगर ये सब आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज के साथ लगातार बने रहना है। एकदम आराम से जो है अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे इस सीरीज के साथ रह करके। तो आज हम लोग इसके आगे जो है शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं। 10 तक तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11। अक्सर होता है जब भी क्या होता है ना कि जब रिजल्ट आता है, तो मान के चलो कोई बच्चा का अगर अच्छा रिजल्ट आ गया, तो अच्छा रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, एकदम चौड़े होकर के बाहर निकले कि भाई जो पूछेगा आज रिजल्ट बता देंगे। और ऐसे में होता है, मान के चलो दोस्त यार से बात कर रहा है और दोस्त को याद ही नहीं रहा कि भाई इसका आज रिजल्ट आया है, तो वो क्या करेगा, वो बताने के लिए एकदम ये रहता है कि अब बता दे। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला इंतजार करते रहता है कि भाई अब पूछेगा अब पूछेगा, लेकिन अगर मान के चलो कि दोस्त को याद ही नहीं रहा, वो नहीं पूछा, लास्ट में ये भाई बता करके आएगा, है ना। बिना बताया आएगा नहीं, बोलेगा कि पता हो दोस्त आज हमारा रिजल्ट आया। जब ये बात बोलेगा, सामने वाला होगा कितना नंबर आया, फट से बोला कि मेरा इतना मार्क्स आया। और ये तभी होगा जब तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर हल्का भी रिजल्ट खराब हुआ ना, तो रिजल्ट खराब होने के बाद एक तो घर से नहीं निकलोगे, और अगर मान के चलो घर से निकलना भी है, तो फिर जो है तुम उस गली की जो है तलाश करोगे जिस गली में तुमको कोई ना मिले और एकदम जो है सन्नाटे में निकल जाए। तो अगर इन सारी चीजों से बचना है, एकदम बढ़िया से चौड़े होकर के बाहर निकलना है, तो एकदम सीरीज के साथ बने रहो, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, जितना बता रहे हो उसको अगर करके जा रहे हो। तो फिर 2 मार्क्स का बताएंगे ना, जो बता दिए उसी में से क्वेश्चन आना है, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बता देंगे उसी में से क्वेश्चन आना है, बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसलिए उसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जितनी बात बोले हैं इस सारी बातों का ध्यान रखोगे। आज हम लोग जो है आगे बात करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है प्रैक्टिकल में, अगर तुम देखोगे तो इस तरीके का रहता है। तो ध्यान रखो, हम तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है रिजल्ट के दिन हम भी फोन करे तो भाई फोन उठाए, कहे कि गड़बड़ाता है। जब ये रिजल्ट गड़बड़ा जाता है ना, तो फोन में उठा भी नहीं करता। उसको फोन करो तो फोन में नहीं उठाएगा। रिजल्ट अगर अच्छा हो जाएगा तो फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उधर से ही फोन कर देता है, सर मेरा इतना जो है मार्क्स है, ठीक है। तो इसलिए चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे, तो लगातार सीरीज के साथ बने रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर देखो भाई, जिसका आंसर तुम लोग को पता है ना, तो उसका आंसर देते चलोगे। हालांकि अभी हम देख नहीं पाएंगे, बट अपने से लगनी चाहिए ना कि इसका आंसर अपने को पता है, और मन में आंसर दे दिए कि ये इसका आंसर ये होने वाला है। ऐसे ही बैठ करके सिर्फ जो ऐसे देखते मत रहो, और जब भी बैठो तो कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन सबको जो है जरूर लिखना है। देखो क्या बोला कि व्हेन ए बॉडी चार्ज्ड इट्स मास, कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है। अब देखो इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, सीधे बोला है कि चार्ज है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज होगा तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो ये प्लस चार्ज भी हो सकता है इस पर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ऐसे नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो अपना मास तो लेकर के जाएगा ना, तो मास लेकर के जाएगा तो इसका मतलब इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये इस बॉडी का मास कम हुआ तो हम बोल देंगे कि इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। और अगर किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया,
इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है कि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ मास लेकर के आएगा। तो पहले जो बॉडी का मास था उसके मास को ये क्या करेगा, और बढ़ा देगा। तो मास को बढ़ा दिया यानी कि यहाँ मास क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि मास इंक्रीज भी कर सकता है और मास डिक्रीज भी कर सकता है। आप बताओ इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है, में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ध्यान रहेगी ये बात, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आए, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो क्या कह रहा है। पहले देखो जो भी इंफॉर्मेशन है पढ़ करके क्वेश्चन को समझा करो। बिहार बोर्ड वाले के लिए तो ये बहुत दिक्कत रहता है, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम इतना ज्यादा रहता है कि उस पढ़ करके क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता कि आखिर जो है ये कहना क्या चाह रहा है। अब इसमें देखो क्या बोला कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है किसी कंडक्टर का वो कितना है, सिग्मा के बराबर है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज, कि इसके नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ध्यान रखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि ये होता है सिग्मा और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। जब भी किसी कंडक्टर के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो ध्यान सिर्फ ये रखना है कि उसमें थीन नहीं लगा होनी चाहिए। अगर थीन लगा हुआ है या इनफाइनाइट थीन प्लेन सीट है, इस तरीके का लगा रहेगा तो कुछ जो है उसका आंसर बदलेगा। सीधे अगर लिखा हुआ है कि जो है कोई कंडक्टर है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नियर जो है कितना बनेगा, सिग्मा और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, देखो अभी जो चर्चा किया तो वही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थीन प्लेन सीट, इस पर नजर होनी चाहिए, नियर इनफाइनाइट थीन प्लेन सीट। जब ये क्वेश्चन में तुमको दिखा थीन प्लेन सीट, तो ये जो आंसर हो रहा था ना सिग्मा और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, तो अब ये नहीं होकर के क्या होगा, सिग्मा और बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा और बट्टे में, ये लैंग्वेज पर ध्यान दोगे। अगर ये थीन इनफाइनाइट सीट नहीं लिखा हुआ है तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट लगाओगे, अगर इनफाइनाइट थीन सीट लिखा हुआ है तो सिग्मा और बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इतना इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। और अच्छी बात क्या है कि जब भी पूछता है तो इसी दोनों का रिलेशन पूछता है, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना कि इसका डायमेंशन यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ध्यान रखना है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर और बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल है तो बनाना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज होगा, और उम्मीद करते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट तो आनी ही चाहिए। 12th का पेपर देने जा रहे हो, इतना कॉन्सेप्ट तो पता होनी चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिगर तो दे दिया है ना, ज्यादा जो है इसके अंदर में नहीं जाएंगे, ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं बताना है, थोड़ा सा जो है डायरेक्ट में चलते हैं। देखो दो रेसिस्टर लगा हुआ है, जिसका एक का जो है रेसिस्टेंस कितना है 9 ओम और एक का कितना है 3 ओम, यहीं से हम लोग ले लेंगे। और इसके साथ जो बैटरी को कनेक्ट किया है वो कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का। अब इसमें सोचो कि जो 12 वोल्ट की जो बैटरी है, तो इसमें से अगर इसको दोनों को प्लस करके देखो, 9 को और 3 को प्लस करोगे तो ये भी कितना आएगा 12। तो मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सेम रेशियो में बटेगा। जो 12 वोल्ट है उसमें से इसके पास कितना जाएगा 9 वोल्ट, ये ध्यान रखना है। इसके पास कितना जाएगा 9 वोल्ट, और इसके पास कितना जाएगा 3 वोल्ट, इसके पास कितना चल जाएगा 3 वोल्ट, ये ध्यान रखना है। इसके पास कितना जाएगा 3 वोल्ट। अब क्या हो रहा है कि देखो अपने को इसके बारे में पता चल गया कि इसका जो पोटेंशियल है 3 ओम वाले का, ध्यान रखो 3 ओम वाले का पोटेंशियल, और इसी के साथ देखोगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो 3 ओम वाला है, तो इसका हमको जो है पता चल गया कि ये कितना वोल्ट इसको मिलेगा 3 वोल्ट, और इसका जो है देखोगे कैपेसिटी कितना है 6 माइक्रोफैराड।
अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शोन इन द फिगर, चार्ज ऑन द कंडेंसर। अब देखो कंडेंसर तो यही है ना, तो इस पर कितना चार्ज है। अब चार्ज का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, C बराबर होता है, सॉरी चार्ज का फॉर्मूला। अब ये सब बात जो है बात कर देखो इस तरीके से ये बताए थे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के होता है, और जब डायरेक्टली हटाते तो Q बराबर क्या आता है, CV। अब जब ये Q बराबर CV आएगा तो C का मान कैपेसिटेंस, यही तो C का मान है ना, ये कितना है 6 के बराबर, और V देखोगे अभी पोटेंशियल निकाल लिए थे कितना है 3, यानी कि 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन ए। कैसे सॉल्व करना है समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, इसको डायरेक्ट याद कर लोगे भाई। बोला कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसके डायरेक्टली होगा, तो ध्यान रखोगे कि वो किसके डायरेक्टली होता है, तो 1/r²। इसको डायरेक्ट याद रखोगे कि ये किसके डायरेक्टली होता है 1/r² के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सॉल्व करने वाला है, तो न्यूमेरिकल है, जो भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, और ज्यादा लेंदी मेथड में नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के नेचर के हिसाब से ही इसको सॉल्व करना है। देखो क्या बनेगा, बोला कि दो कैपेसिटर है C1 जो 2 माइक्रोफैराड है, C2 जो कि 4 माइक्रोफैराड है, कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में। तो कनेक्ट कर दो 2 माइक्रोफैराड और ये कितना है 6 माइक्रोफैराड, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। बोला एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना है 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, इसके अक्रॉस क्या किया कि एक पोटेंशियल अप्लाई किया जो कि कितना वोल्ट का है 1200 वोल्ट। अब बोल रहा है कि इट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रो फैराड विल बी, ये जो 2 माइक्रो फैराड का जो कैपेसिटर है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना। अब देखो ये तो सिंपल हिसाब किताब, इसके क्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है, तो एक तरीका बता देते तुमको। देखो दो है, दोनों किस में है, सीरीज में है। अगर सीरीज में रहे तब ध्यान रखोगे, तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि जो पूछ रहा है 2 का, पूछ रहा है किसका 2 का, तो तुम 2 को छोड़ दोगे, किसको उठा लेना है 6 को, 2 को छोड़ोगे और किसको उठा लोगे 6 को, 6 सॉरी 4 दिया हुआ है, 1 मिनट, यहाँ कितना है 4 दिया हुआ है, चेंज कर लोगे भाई। अब देखो जिसके क्रॉस पूछेगा ना उसको छोड़ देना, जैसे 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस पूछा है तो उसको छोड़ दो तुम, उठा किसको लेना है दूसरे वाले को, और बट्टे में टोटल कर दोगे 2 और प्लस में कितना 4, 2 और प्लस में 4, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है। अब देखो ये कितना बन जाएगा 4/6 और इंटू में कितना आएगा 1200, इससे इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 200, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 800 वोल्ट। ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये किसके लिए पूछा था तुमसे 2 माइक्रोफैराड वाले के लिए, इसके लिए। अगर हमको 4 माइक्रोफैराड वाले के लिए पूछता तब क्या बोलते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल बताइए, तो हम लोग क्या करते 4 के लिए पूछ रहा है तो 2 को लिखते और बट्टा में टोटल 2 + 4 और इंटू में लिख देते कितना 1200। अब क्या करोगे तो 2/6 और इंटू में 1200, इससे इसको कट करो कितना बनेगा 200, यानी कि 400। अब इससे एक चीज क्लियर भी हो गया कि देखो इसको मिलेगा 800 वोल्ट और इसको मिलेगा 400 वोल्ट। अब बताओ 1200 आना है तो 8 और 4 कितना हो गया 1200 आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे अगर कभी पोटेंशियल पूछता है तो। चलो अगले बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स of 2 microfarad each required to obtain a capacitance of 5 microfarad will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे। बोला
कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड का कम से कम कितना कैपेसिटर लेना पड़ेगा कि ताकि जब उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालें तब जो है वो कितना आनी चाहिए, 5 माइक्रोफैराड के बराबर। कितना आनी चाहिए, 5 माइक्रोफैराड के बराबर। अब पैरेलल में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है ये तुमको समझना है। बस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला कि 2 माइक्रोफैराड का ऐसा मतलब 2 माइक्रोफैराड का कितना कैपेसिटर ले कि ताकि जब उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालें तो वो कितना के बराबर आ जाए, 5 माइक्रोफैराड के बराबर। बात समझ रहे हो। अब उसके लिए जो है देखोगे तो किसी को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, देखो दो जो है कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करो, दो को किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में। अब बताओ दो को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे और ये भी 2 माइक्रोफैराड है और ये भी कितना है, 2 माइक्रोफैराड, और इसी के पैरेलल में क्या करो, इसी के पैरेलल में ध्यान रखो, इसी के पैरेलल में क्या करो कि दो और तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक ये बना दो और इसी के पैरेलल में एक और कनेक्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। ये भी कितने माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड, और ये भी कितने माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, देखो ये दोनों चूंकि सीरीज में है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है तो कैपेसिटर के लिए सी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर दोनों सेम रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि सी एक को उठाते हैं और बट्टा में नंबर से भाग देते हैं। तो टोटल कितना है, 2 है तो भाग दे देंगे, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 माइक्रोफैराड। अब यहां से 1 माइक्रोफैराड मिलेगा तो ये 1 माइक्रोफैराड इसके साथ और इसके साथ पैरेलल होगा, और पैरेलल में हम लोग को पता है कि डायरेक्ट जुड़ता है। देखो ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा, दो कैपेसिटर यहां लगेगा, इस तरीके से बनेगा, जिसमें से ये वाला हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड का, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड का, और ये भी हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब बताओ ये तीनों का तीनों किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल के लिए होता है C1 प्लस में C2 प्लस में C3, तीनों को प्लस करना है, और तीनों को प्लस करोगे तो 2 प्लस 2 और प्लस में 1 कितना बन जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। अब बताओ कि टोटल हम लोग कितना कैपेसिटर लिए, तो 4 कैपेसिटर लिए, 4 कैपेसिटर में 2 को हम सीरीज में कनेक्ट किए और बाकी को किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, उससे अपने को मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि हम कितने का यूज किए हैं। तो 4 का यूज किए, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, 4 के बराबर। इतनी बात समझ रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ऐसा चलो ये बात तो खैर सबको पता होगी, है ना, इसका आंसर जो है हमको देने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन चलो। बोला है कि कोलंबियन फोर्सेज, कि कोलंबियन फोर्स कैसा होता है, तो एक तो सेंट्रल फोर्स होता है, बताए थे कि अगर दो बॉडी है, एक पर मान के चलो प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगता है, पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, दो चार्ज बॉडी है तो फोर्स लगेगा, तो हमेशा सेंटर के लॉन्ग लगता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। उसके बाद बोला है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो पता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते थे। इसका मतलब ए भी आंसर होगा और बी भी होगा, तो उसके लिए दे दिया है कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देयर इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी दिन जो है बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अभी तुम इतना समझोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स को छोड़ दो, कौन सा बचेगा, वाई जेड के अलोंग होगा। ठीक है, जिस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको छोड़ करके बाकी दो जो बचेगा वो जो प्लेन बनेगा, जैसे यहाँ पे एक्स को छोड़ दो तो वाई जेड जो प्लेन होगा, तो इसके अलोंग आएगा क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
बात समझ रहे हो? अब जैसे मान के चलो x नहीं दिया तब होता कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड z के अलोंग है, तो इसका मतलब xy प्लेन जो बनता, तो xy प्लेन के अलोंग आता क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान के चलो बोल देता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y के अलोंग है, किसके अलोंग है, y के, तो इसका मतलब है कि जो zx प्लेन बनता या xz प्लेन जो बनता, तो इसके अलोंग आता इलेक्ट्रिक, सॉरी क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, x के अलोंग है तो इसको छोड़ दो, तो yz वाला आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो